हिंदी परीक्षा मंथन में सब लोगों का स्वागत है। सभी शुभचिंतक, सभी मित्र और सभी अधिवक्ता जो हमारे क्लासेस से जुड़े हुए हैं उनको हृदय से आभार और साथ साथ शुभकामनाएं। तो मैं अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसा कि मेरा क्लासेस जो चल रहा था वो भारतीय संविधान पे चल रहा था और भारतीय संविधान पे जो हम लोग चर्चाएं कर रहे थे वो आर्टिकल 32 पे चर्चा चल रही थी। यानी जो हमारा चर्चा का विषय था, जो पिछले क्लास जो हम लोग जिस पे चर्चा किए, तो आपका अनुच्छेद 30। जैसे कि मैं अनुच्छेद 32 के बारे में 32 के बारे में मैं आप लोगों से मिसलेनियस जो इसके आवश्यक चीजें होती है, आवश्यक तथ्य है, फैक्ट है, उस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ। यह एक प्रकार का एक मूलाधिकार होता है, ऐसा मूलाधिकार होता है जो मूलाधिकार को प्रवर्तित करता है। यानी कि यह एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है, यह संवैधानिक उपचार प्रदान करता है और मूलाधिकार को पूरी तरह से यह संरक्षित करता है। जहां तक संरक्षण की बात आती है तो अगर हम 32 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसी आधार पे कहा जाता है कि उच्चतम न्यायालय जो होता है एक सजग प्रहरी की भूमिका निभाता है। ठीक, तो यहाँ पे जो 32 है, 32 के संदर्भ में पहले आप लोगों से बताया कि 32 को जो हम विश्लेषण करते हैं तो ऐसी स्थिति में बातें स्पष्ट होती है कि 32 में जो होते हैं आपके 4 उपखंड। इन उपखंडों पे मैं चर्चा कर चुका हूं कि यह उपखंड जो 32 का चारों उपखंड है, चारों उपखंड की पहला उपखंड जो होता है 32(1) जो कहता है समावेदन की बात करता है कि अगर किसी व्यक्ति के मूलाधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में वह क्या कर सकता है, समावेदन कर सकता है। उच्चतम न्यायालय में वह समावेदन कर सकता है और उच्चतम न्यायालय इसके संदर्भ में समुचित कार्रवाई कर सकता है। ठीक ना। और दूसरा खंड जो इसका यह था कि अब जब उच्चतम न्यायालय में समावेदन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देश या आदेश या रिट जो है वह जारी कर सकता है। यह आपके 2 खंड थे। तीसरे खंड पे जो मैं चर्चा कर रहा था, वो तीसरा खंड यह था कि संसद को पावर दिया गया है कि वह चाहे तो किसी अन्य न्यायालय को, यानी कि 32(2) में जो शक्तियां उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त की गई हैं, वह उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी न्यायालय को अधिकारता प्रदान कर सकता है। संसद जो होता है, संसद बिल बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी स्थानीय अधिकारता के भीतर जो होता है वह शक्ति प्रदान कर सकता है कि वह इन अधिकारों का वह प्रयोग करे जो कि 32(2) के अंतर्गत सिर्फ उच्चतम न्यायालय। ठीक, और चार जो था इसमें यह कहा गया था कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो राइट्स दिए गए हैं वह राइट्स जो आपके हैं वह किसी प्रकार का इसमें कह सकते हैं कि संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यह चर्चाएं जो हमारी चल रही थी आपके अनुच्छेद 32 पे चल रही थी। ठीक है, अब हम देखिए इसमें मैं चर्चा करना चाहूंगा आप लोगों से कि जो कि देखिए जो 32(2) का आइटम मैं पहले बताया था कि 32 जो था यहाँ पे 32(4) की जो बातें मैं कह रहा था, इस 32(4) की बातें जो यह थी इसमें जो आपके संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय जो अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत अधिकार है उसको निलंबित नहीं किया जाएगा। जब तक संविधान में अन्यथा उपबंधित न हो, इस अनुच्छेद में जो प्रदत्त किए गए अधिकार है उसको क्या किया जाएगा, निलंबित नहीं किया जाएगा। यह आपका एक समरी था 32 पे। इसके साथ साथ मैं 2-3 केसेस की भी चर्चा इसमें किया था, जैसे फर्टिलाइजर वाला बात था। इसमें कहा गया था कि 32 जो होता है एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट, यह कह सकते हैं कि यह आधारभूत संरचना का भाग होता है और 368 के संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक ना, तो इस प्रकार अनुच्छेद 32 पे चर्चाएं हो चुकी थी। अब देखिए जो प्रश्न हम लोग के सामने आ रहा है कि जब 32(2) पे देखिए 32(2) पे 2-3 बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वह महत्वपूर्ण क्या होते हैं इस पे मैं आप लोग के सामने चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए यहाँ पे जब 32(2) का विश्लेषण किया जाता है तो 2-3 प्रश्न बहुत सामने आते हैं जो अधिकतर आपकी मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका लोकहितवाद, जैसे कि आपका लोकहितवाद। देखिए यहाँ पे 32 जो होता है, 32 के जब इंटरप्रिटेशन किया जाता है या न्यायिक निर्वचन जब हुआ है तो इसके संदर्भ में यही से लोकहितवाद यानी PIL जो होता है, PIL की जो अवधारणा है वह हम लोग के सामने आती है। यानी PIL के जो होते हैं, लोकहितवाद जो होता है, लोकहितवाद के संदर्भ में जो एक प्रकार का कंसेप्ट है वह कंसेप्ट हमको आर्टिकल 32 के द्वारा ही। ठीक, और इसके अलावा जो आपके मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके रिट के बारे में पूछे जाते हैं। जैसा कि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि यहां पे जो होता है, अगर हम 32(2) देखिए यहां पे जब 32(2) पे हम पहुंचते हैं तो 32(2) में देखिए 2-3 तथ्य। यहां पे उच्चतम न्यायालय करता क्या है, यहां पे उच्चतम न्यायालय
क्या करता है? उच्चतम न्यायालय मूल अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए निर्देश, कोई डायरेक्शन या आदेश, या फिर आपका कह सकते हैं रीट जारी कर सकता है। ठीक, रीट जारी कर सकता है। यह 32(2) का देखिए समरी है कि यहाँ पे उच्चतम न्यायालय करता क्या है? उच्चतम न्यायालय 32(2) के ही अंतर्गत जो होता है मूल अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए आपका डायरेक्शन, ऑर्डर या रीट जारी कर सकता है। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि हमें यह जानना जरूरी हो जाता है कि वास्तव में रीट होती क्या है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात जो होती है कि रीट कितने प्रकार की होती है। जैसा कि मैं पहले पिछले कक्षा में या क्लासेस में भी आप लोगों को बताया था कि रीट जो होता है, यहाँ पे रीट देखा जाए तो 5 प्रकार की होती है। पहला आपका होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा जो आपका होता है परमादेश। तीसरा आपका अधिकार परीक्षा। चौथा जो होता है उत्प्रेषण। और पांचवा जो होता है आपका प्रतिषेध। यानी कहने का तात्पर्य है कि उच्चतम न्यायालय जो होता है मूल अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए क्या कर सकता है? निर्देश दे सकता है, आदेश दे सकता है और रीट जारी कर सकता है। यहां पे प्रश्न उठता है कि जब रीट जारी कर सकता है तो यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा में देखिए 2 चीजें पूछी जाती हैं कि पहली बात पूछी जाती है कि रीट कितने प्रकार के यहाँ पे होते हैं। यह भी आपकी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं और मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह आपके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में पूछे जाते हैं कि रीट से आप क्या समझते हैं, रीट कितने प्रकार, सामान्य सी बात। दूसरा क्वेश्चन जो इससे आपका प्रारंभिक परीक्षा में पूछता है वह पूछता है कि रीट जारी करने की शक्ति किसके पास होती है। तो देखिए इस चीज को हमेशा ध्यान में आप लोगों को रखने की जरूरत है कि यहाँ पे रीट जो जारी की जाती है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को रीट जारी करने की शक्ति होती है। उच्चतम न्यायालय जो होता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रीट जारी कर सकता है, मूलाधिकार को प्रवर्तित करने के लिए, मूलाधिकार को इन्फोर्स करने के लिए रीट जारी कर सकता है। और आर्टिकल 226 जो होता है हाई कोर्ट मूलाधिकार के अलावा जो अन्य विधिक अधिकार होते हैं उन विधिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए भी रीट जारी कर सकता है। तो अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है कि रीट कौन जारी कर सकता है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा आपको, रीट कौन जारी करता है। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि यह रीट जो होता है दोनों लोग जारी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकता है और आपका हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। यहां पे सुप्रीम कोर्ट जो जारी करता है वो अनुच्छेद 32 के अधीन करता है और हाई कोर्ट जो करता है आपका 226 के अधीन। ठीक, तो यह आपके प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक ना, कि रीट जो होती है कितने प्रकार की होती है, पहली बात। दूसरी बात यह पूछी जाती है कि रीट कौन जारी कर सकता है। तो सामान्य सी बातें इस चीज को हमेशा दिमाग में रखने की आप लोगों को जरूरत है कि रीट जो होती है उच्चतम न्यायालय भी जारी कर सकती है और उच्च न्यायालय भी जारी कर सकती है। उच्चतम न्यायालय जो रीट जारी करता है वो अनुच्छेद 32 के अधीन जारी करता है और उच्च न्यायालय जो रीट जारी करता है वो आपका 226 के अधीन जारी करता है। ठीक ना, लेकिन इसमें मूलभूत अंतर क्या होता है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो रीट जारी की जाती है वो केवल मूल अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए ही जारी की, लेकिन 226 के अंतर्गत अगर हाई कोर्ट द्वारा जो रीट जारी की जाती है वह रीट जो होती है मूल अधिकार के अलावा अन्य विधिक अधिकार जो होते हैं उनको प्रवर्तित करने के लिए जारी की जाती है। ठीक, तो अगला मेरा टॉपिक जो चर्चा होगा वह यह होगा कि रीट, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 32(2) के जब विश्लेषण करते हैं तो उच्चतम न्यायालय क्या करता है? निर्देश, आदेश और रीट जारी करता है। ठीक, अब प्रश्न जो मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं कि रीट कितने प्रकार की हैं और रीट कौन जारी कर सकता है। तो ये सामान्य सी बातें हैं, आप लोग समझिए कि यहाँ पे रीट जो होता है 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, 226 के अंतर्गत जो होता है आपका हाई कोर्ट जो होता है और रीट को रीट जारी करता है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे चर्चा जो मेरा है, पहली बात यहाँ पे कि रीट पे देखिए मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न बनते हैं यह प्रश्न ये बनता है कि रीट से आप क्या समझते हैं। पहली बात, रीट कितने प्रकार की होती है व्याख्या कीजिए। यानी कि जो आपके मुख्य परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, पहला क्वेश्चन इससे बनता है कि रीट से आप क्या समझते हैं। क्या समझते हैं, कितने प्रकार।
प्रकार का। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो मैं रेट से संबंधित जो टॉपिक पे मैं चर्चा कर रहा हूँ, यह बिहार जी की जो मुख्य परीक्षा आगामी समय में जो संपादित होने वाली है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके इंपॉर्टेंट होने के देखिए कारण एक है। पहला कारण इसका यह हो जा कारण जो है इसका यह है कि यहाँ पे जो रीट जिस विषय में रीट पे जो चर्चा कर रहा हूँ वो आपकी एडी ला यानी कि प्रशासनिक विधि का भी एक विषय है। यानी कि प्रशासनिक विधि के अगर पेपर को आप उठाएंगे बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा के संदर्भ में तो आप ऐसे प्रश्न को वहां पे पाएंगे जिसमें क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं कि रीट से आप क्या समझते हैं, रीट कितने प्रकार का। तो यह प्रश्न जो जिस टॉपिक में चर्चा कर रहा हूं यह आपके लिए ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक विधि में ही महत्वपूर्ण है। यह जिन लोगों का पेपर तो संवैधानिक विधि बिहार में जिन लोगों ने अपनी परीक्षा के पेपर के रूप में संवैधानिक विधि को रखा है, क्योंकि वहां पे जो संवैधानिक विधि और प्रशासनिक विधि दोनों का कॉम्बिनेशन है, प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधि दोनों का कॉम्बिनेशन वहां पे है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होती है कि जो प्रशासनिक विधि इनका भी पेपर जो मतलब जिसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा प्रशासनिक विधि रहेगा ही रहेगा, तो इसलिए उनके लिए टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले इस क्वेश्चन जो होते हैं पूछने की पूरी तरह से संभावना है और इसके पहले क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। तो यहाँ पे मैं जो चर्चा कर रहा हूँ यह संवैधानिक विधि को लेके और साथ साथ आपके प्रशासनिक विधि को भी साथ में लेके चर्चा कर रहा हूँ। तो ऐसा आप लोग इस चीज को कतई मत समझिएगा कि बोले संवैधानिक विधि के प्रयोजन ही हेतु जो है यह आंसर है। यहाँ पे जो मैं आंसर जो चर्चा कर रहा हूँ जिस टॉपिक में चर्चा करूंगा जो इसके संदर्भ में आप लोगों को फॉर्मेट दूंगा वह प्रशासनिक विधि में भी उतनी ही अप्लीकेबल है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यह प्रशासनिक विधि को भी ध्यान में रख के मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक ना, तो चलिए, तो यहाँ पे पहला प्रश्न बनता है रेट से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। देखिए सिंपल से क्वेश्चन होते हैं इसमें। अब देखिए अब इसके बाद जो आता है कि यहाँ पे जितनी भी रीटें हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने पांचों प्रकार की रीटें, हर रीट पे जो है आपके क्वेश्चन बने हुए हैं। हर रीट पे क्वेश्चन बने हुए हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इस टॉपिक में चर्चा कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है आपका, दूसरा क्वेश्चन जो इससे बनता है आपके, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का तात्पर्य क्या है। किस आधार पर यह रीट जारी की जाती है, पर रीट जारी की जाती है, और किसके विरुद्ध जारी की जाती है। ये विरुद्ध जारी की जाती है। देखिए ये आपके प्रथम रीट जो है, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, उस बंदी प्रत्यक्षीकरण के रीट के संदर्भ में क्वेश्चन आपको परीक्षा में बन सकता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का तात्पर्य क्या है, किस आधार पर रीट जारी की जाती है और किसके विरुद्ध जारी की जाती है। ठीक ना। दूसरा प्रश्न अगर इसे मान लीजिए अगर थोड़ा सा इसमें ऐड करना, थोड़ा सा इसको मॉडर्न ऑन करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन या थोड़ा सा इसमें और चीजें जोड़ सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है। यहाँ पे इस तरह भी क्वेश्चन, देखिए बिहार में क्वेश्चन जो होते हैं उसमें खंडों में बटी हुई चीजें होती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के संबंध में क्वेश्चन आता है, दो तीन चीजें से महत्वपूर्ण हो जाती है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट से आप क्या समझते हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, यह बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जो होता है किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए चीजें और जुड़ सकती हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक, तो यह आपका जो पहले रीट पे जो मैं चर्चा कर रहा हूं, जो पांचों रीट है, उस पांचों रीट में मैं पहले रीट को लेकर चल रहा हूं, वो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको कहा जाता है हैबियस कार्पस, हैबियस कार्पस भी जिसको कहा जाता है। यहां पे ध्यान देने वाली बात होती है कि हैबियस कार्पस जो होता है वो लैटिन भाषा का शब्द होता है। ठीक ना। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का तात्पर्य यहाँ मतलब आप समझिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को हम क्या कहते हैं, हैबियस कार्पस भी कहते हैं। ये हैबियस कार्पस जो होता है वो लैटिन भाषा का शब्द होता है। ठीक, तो अब हम चलते हैं आगे, चर्चा करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन मैं आप लिखा हूं इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में चर्चा कर रहा हूं, या कह सकते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण के बिंदु पे मैं आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं। तो चलिए यहाँ पे पहला मैं चर्चा करता हूं आप बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो आपका पहला रीट है।
बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए यहां पे जब आप शब्दों पे ध्यान देते हैं तो क्या कह रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि जिस व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है, जिस व्यक्ति को बंद किया गया है, उसको क्या करना है, उसको प्रत्यक्ष करना है, यानी उसको सामने लाना है। सिंपल देखिए शब्दों पे ध्यान दीजिए, यह क्या कर रहा है, शब्द क्या है, रीट क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि जिस व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है उस व्यक्ति को क्या करना है, प्रत्यक्ष करना है। प्रत्यक्ष करने का तात्पर्य यहां पे है कि उसके जो बंद किया गया है, जिसको निरुद्ध किया गया, उस निरुद्धि का कारण क्या है, उस निरुद्धि के कारण को बताना है। केवल कारण बताना ही तात्पर्य नहीं, कारण बताना ही केवल पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उसको क्या करना है, उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष लाना भी है। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण पे हम हैबियस कार्पस पे अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो हैबियस कार्पस का मतलब होता है जिस व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है, उस अवैध रूप से निरुद्ध किए गए व्यक्ति को क्या करना है, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना है और उसके निरुद्धि का कारण, इसका सामान्य शर्त जाने। क्योंकि यहां पे जब शब्दों पे आप ध्यान देंगे तो क्या कर रहा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो बंदी है उस बंदी को क्या करना है, प्रत्यक्ष करना है, अर्थात कहने का तात्पर्य उसको न्यायालय के समक्ष। ध्यान दीजिएगा यहां पे जो होता है, या थोड़ा सा यहां पे बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है इसको क्या कहते हैं, हैबियस कार्पस भी कहा जाता है, इसको हैबियस कार्पस भी कहा जाता है। इसको हैबियस कार्पस का, यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि हैबियस कार्पस जो होता है यह लैटिन शब्द होता है, यह क्या होता है, एक लैटिन शब्द होता है, ठीक ना। अब देखिए यहां पे जो ये लैटिन शब्द होता है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है व्यक्ति को लाओ, का तात्पर्य क्या होता है, व्यक्ति को, यानी कि अगर हम इसके शब्दों पे जाते हैं, हैबियस कार्पस पे जाते हैं तो इसका तात्पर्य होता है कि यह बंदी जो है, सॉरी व्यक्ति को जो है, उस व्यक्ति को लाओ, जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को लाओ। अब देखिए व्यक्ति को लाओ का मतलब तात्पर्य क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि व्यक्ति को लाओ का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि कहीं पे लाओ, यहां पे लाने का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति को अवैध रूप से बंद किया गया है, अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है, उस व्यक्ति को क्या करना है, उसको न्यायालय के समक्ष लाना है और जो निरुद्धि का कारण बताना है कि इसको निरुद्ध क्यों किया गया है। तो अगर हम इसको यहाँ पे शब्दों पे जाते हैं तो शब्दों का तात्पर्य होता है कि हैबियस कार्पस लैटिन शब्द होता है जिसका अर्थ होता है व्यक्ति को, ये सामान्य सी बातें। अब देखिए थोड़ा सा हम इसके इतिहास पे ध्यान देना चाहते हैं कि यहाँ पे जो है आपका हैबियस कार्पस जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट है, यह कॉमन विद का एक बहुत ही प्रमुख रीट है, जो आपके इंग्लैंड में कॉमन लॉ थी, उस कॉमन लॉ जो होती है उस कॉमन लॉ का एक बहुत ही प्रमुख रीट था। यानी हैबियस कार्पस जो था, हैबियस कार्पस जो होता है इंग्लैंड की कॉमन लॉ का जो होता है एक बहुत ही प्रमुख रीट था, ठीक ना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम इस पे, अब इसके हम अर्थ पे चलते हैं। देखिए सामान्य सी बातें बताया, अब इसके थोड़े से हम अर्थ पे आप लोग चर्चा करेंगे कि देखिए पहले सामान्य सी बात ये जानिए कि हैबियस कार्पस मतलब होता है व्यक्ति, हैबियस कार्पस जो होता है उसका तात्पर्य है व्यक्ति को लाओ, यानी कहने का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है उस अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष और उसके निरुद्धि के कारण को बताना। तो इसका तात्पर्य हो गया। अब चलिए थोड़ा सा इसके अर्थ को थोड़ा विस्तृत और करते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। देखिए सबसे बड़ी बात होती है यह रीट जो यह जो होता है हैबियस कार्पस रीट जो होती है एक आदेश होता है, ठीक ना। यह आदेश होता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने वाले व्यक्ति से निरुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष लाने को कहा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य होता है कि हैबियस कार्पस जो होता है एक प्रकार का न्यायालय का आदेश होता है जिसके द्वारा निरुद्ध किए गए व्यक्ति को निरुद्ध करने वाले व्यक्ति द्वारा न्यायालय के समक्ष लाए जाने की अपेक्षा की कि उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष लाया जाए, ठीक ना। तो अगर हम इसको इस तरह से थोड़ा सा लिख दें कि यह एक आदेश होता है, यानी कि हैबियस कार्पस रीट जो होता है यह रीट जो होती है यह रीट एक आदेश, यह रीट एक आदेश है जिसके द्वारा
जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने वाले व्यक्ति से निरुद्ध किए गए व्यक्ति को निरुद्ध किए गए न्यायालय के समक्ष लाए जाने को बात क्लियर कि यहाँ पे क्या है, यह रीट जो होती है एक आदेश होता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने वाले व्यक्ति से निरुद्ध किए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष लाए जाने को, यानी कि जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने वाले व्यक्ति से निरुद्ध किए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष लाए जाने को कहा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह होता है कि यह रीट जो होती है एक प्रकार से आदेश होती है, एक ऐसा आदेश होती है जो निरुद्ध करने वाले व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है तो वह निरुद्ध किए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष जो होता है, ठीक, किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने वाले व्यक्ति से निरुद्ध किए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष लाए जाने को कहा जाता है। अर्थात यह रीट जो होती है निरुद्ध करने वाले व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का एक प्रकार से आदेश होता है। और यह आदेश किसके प्रति होता है, जो व्यक्ति लोग किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया है, अवैध तरीके से निरुद्ध किया है, वो उससे कहा जाता है, उससे अपेक्षा की जाती है तो वह निरुद्ध किए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष, ठीक ना। अब इसको थोड़ा सा हम दूसरे तरीके से भी हम देख सकते हैं। अब देखिए यहां पे जब लाने के लिए कहा जाता है उसके बाद क्या होता है कि यदि निरुद्ध व्यक्ति, यहां पे यदि निरुद्ध करने का कोई आधार नहीं होता है, कोई आधार नहीं होता है, न्यायालय द्वारा क्या किया जाता है, तो न्यायालय द्वारा उसे स्वतंत्र कर दिया जाता है। न्यायालय द्वारा उसे स्वतंत्र कर दिया है। यानी कि अगर हम उसका पूरा विश्लेषण कर दिया है, अगर पूरा हम विश्लेषण करें तो दो की भी नहीं, या पहले इस व्यक्ति को लाइए, लाना लाया जाए इसको, पहली बात। अब जब इस व्यक्ति को लाया जाए तो अगर कोई ग्राउंड नहीं है, यानी कि कोई लीगल ग्राउंड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या करता है, न्यायालय उस व्यक्ति को स्वतंत्र, यही आपका जो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण डेट होता है। बस समझे नहीं समझे कि यहां पे जो होता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण डेट एक प्रकार का आदेश होता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने वाले व्यक्ति से निरुद्ध किए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष लाए जाने को, समझेंगे कि यहां पे जो है निरुद्ध किया गया व्यक्ति है, उस निरुद्ध किए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष लाया जाना है, और न्यायालय को अगर लगता है कि उसको निरुद्ध करने का कोई आधार नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या किया जाएगा। देखिए इसके पीछे रीजन क्या होता है, इसके पीछे आधार क्या होता है। देखिए मैं जो हम लोग आर्टिकल 19 पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, एक तरह की कहा जाता है कि नहीं सॉरी जब 20 हम पढ़ते हैं, सॉरी 21 पढ़ते हैं, 21 में तो बात है प्राण और दैहिक। यहां पे देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिला है, आपका कह सकते हैं दैहिक स्वतंत्रता मिली हुई। जब व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता मिली हुई तो ऐसी स्थिति, जब व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता मिली है तो ऐसी स्थिति में विरुद्ध तरीके से किसी व्यक्ति को निरुद्ध नहीं किया जा सकता।
और समझे नहीं समझे? तो उसके पीछे का आधार यही बनता है कि यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया गया, बिना किसी रीजन के निरुद्ध किया गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है? न्यायालय अपेक्षा करता है कि उस निरुद्ध करने वाले व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष क्या किया जाए? न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। और न्यायालय को अगर प्रतीत होता है, न्यायालय को ऐसा लगता है कि कोई यह ग्राउंड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय क्या करता है? उसको सम्मत करता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के संदर्भ में हमको दो बिंदुओं पर ध्यान देना है। पहला यह होता है कि निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष लाया जाना, और दूसरा जो इसका एलिमेंट बनता है उसको स्वतंत्र, ठीक ना? कि अगर कोई ग्राउंड नहीं है, अगर हम देखें थोड़ा सा इसको हम और बेहतर तरीके से लिख सकते हैं कि निरुद्ध करने वाले व्यक्ति या प्राधिकारी न्यायालय में लाने का आदेश देता है, ठीक ना? जिससे निरुद्ध की गए कि वैधता और अधिकारिता और औचित्य का निर्धारण। यानी कि अगर यहाँ पे जो निरुद्ध किया गया व्यक्ति उसको न्यायालय के समक्ष लाया जाता है, इसके पीछे कारण होता है कि जो निरुद्ध किया गया व्यक्ति है उसकी निरुद्ध की वैधता की, अधिकारिता का औचित्य जो होता है उसका निर्धारण। यानी कि एक ऐसी रीट होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी रीट होती है जिसके द्वारा न्यायालय करता क्या है? जो व्यक्ति निरुद्ध किया गया है उस निरुद्धि की क्या होता है? वैधता की, अधिकारिता की या औचित्य का निर्धारण। यानी कि इस रीट द्वारा जो होता है क्या होता है? निरुद्धि की वैधता, उसकी अधिकारिता तथा औचित्य का निर्धारण। बात समझ नहीं समझे? अगर हम इसको दूसरे शब्दों में देखें तो यह इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, जो गिरफ्तारी की गई है, जो निरुद्धि की गई है, उस निरुद्धि की औचित्य क्या है? क्या उसको अधिकारिता है? बात समझ नहीं समझे? जो निरुद्धि की गई है उस निरुद्धि की वैधता क्या है? वैलिडिटी क्या है? उसकी अधिकारिता क्या है? उसका औचित्य क्या है? इसी का डिटर्मिनेशन जो होता है इस रीट के माध्यम से किया जाता है। यानी कि निरुद्धि की औचित्य, वैधता, अधिकारिता का निर्धारण जो होता है वो आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के द्वारा किया जाता है, ठीक ना? तो हम इसको थोड़ा सा अब और इसको बेहतर लिख सकते हैं कि इस रीट द्वारा जो निरुद्धि होती है, निरुद्धि की वैधता, औचित्य एवं अधिकारिता का निर्धारण न्यायालय द्वारा। न्यायालय द्वारा बात क्लियर हो गई ना? कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट में जो होता है निरुद्धि जो की जाती है, ठीक? कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट ऐसी रीट होती है जिसके द्वारा निरुद्ध करने वाला कोई व्यक्ति हो या प्राधिकारी हो, उस निरुद्ध किए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष लाए जाने की अपेक्षा की, जिसके द्वारा न्यायालय क्या करता है? वह जो निरुद्धि है उस निरुद्धि की वैधता की, औचित्य की एवं अधिकारिता का। बात क्लियर हो गई? अगर हम इसको थोड़ा दूसरे शब्दों में व्यक्त करें तो यह होता क्या है? आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जो होता है कि न्यायालय का आदेश होता है जिसके द्वारा निरुद्ध करने वाला कोई व्यक्ति हो या प्राधिकारी है, उस निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष लाए जाने की अपेक्षा करता है कि उस व्यक्ति को, निरुद्ध जो व्यक्ति को किया गया उसको न्यायालय के समक्ष लाया जाए। अब उसको न्यायालय के समक्ष लाए जाने का रीजन क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य यह होता है कि जो यहाँ पे निरुद्धि की गई है उस निरुद्धि की वैधता की, उसके औचित्य की और उसकी अधिकारिता का निर्धारण। बात क्लियर हो ना? तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होती है, या देखिए इसको थोड़ा सा हम और मॉडर्न तरीके से इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं कि यह रीट जो होती है, इस रीट द्वारा निरुद्धि की क्या की जाती है? वैधता की, औचित्य की और अधिकारिता, ये तीनों पॉइंट जो होते हैं इसका डिटर्मिनेशन जो होता है न्यायालय द्वारा किया जाता है। पहली बात कि इसका निर्धारण जो होता है न्यायालय द्वारा। अब इसके साथ साथ हम थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो इसमें अगला पॉइंट आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जो होती है वह न्यायालय का आदेश है। इस आदेश द्वारा न्यायालय जो होता है निरुद्ध करने वाले व्यक्ति या प्राधिकारी
को निरुद्ध करने वाले व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष लाए जाने की अपेक्षा करता है, जिसके द्वारा न्यायालय उस निरुद्धि की वैधता, औचित्य एवं अधिकारिता का निर्धारण न्यायालय द्वारा। ठीक ना? तो यह आपका पूरी तरह से बंदी पर, अगर चाहे तो यहाँ पे इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसके सेकंड पॉइंट्स में हम इसको कर सकते हैं। यह आदेश है, इस आदेश द्वारा न्यायालय क्या करता है? न्यायालय व्यक्ति या निरुद्धि प्राधिकारी, निरुद्ध करने वाला जो प्राधिकारी है, निरुद्धि प्राधिकारी जो होते हैं, निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष लाए जाने को अपेक्षित करता है। ठीक, अब देखिए पहला पॉइंट इसमें भी है कि न्यायालय के समक्ष इसको लाया जाए, न्यायालय के समक्ष लाया जाए। अब देखिए दूसरा पॉइंट इसका आप इस तरह इससे जोड़ सकते हैं, यहाँ पे जो न्यायालय के समक्ष लाया जाता है, न्यायालय के समक्ष लाए जाने का मुख्य रीजन यह होता है कि यहाँ पे न्यायालय जो होता है, निरुद्धि जो है, निरुद्धि की वैधता, औचित्य एवं अधिकारिता का। अगर कभी कभी देखिए होता है कि यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण के संबंध में अगर आप साक्षात्कार देने जाते हैं तो क्वेश्चन आपके अधिकतर राइज हो जाते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका सिंपल सा आंसर होता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है यह न्यायालय का एक आदेश होता है, जिसके द्वारा न्यायालय अपेक्षा करता है कि निरुद्ध व्यक्ति को उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाए, जिससे निरुद्धि की वैधता, औचित्य और अधिकारिता का निर्धारण हो सके। या इसको अगर सिंपल तरीके से और आप बोलना चाहते हैं, इसको इस तरह बोल सकते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा निरुद्धि जो होती है, निरुद्धि की वैधता, औचित्य और अधिकारिता का निर्धारण जो होता है न्यायालय द्वारा। इसका आप सामान्य तरीके से इस तरह भी आंसर आप, ठीक ना? तो यह पूरा जो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, हमें उम्मीद है कि आप लोग पूरी तरह से समझ चुके होंगे। देखिए आप जब भी बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीड को लिखना शुरू करते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देने वाली बिंदु होते क्या है, इसको मैं थोड़ा आप लोगों से चर्चा कर दूं कि देखिए इसका इंट्रो कैसे आप लोग लिख सकते हैं। आप पहले इस चीज को बताइए कि यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण वो लैटिन में जो होता है हैबियस कार्पस का। हैबियस कार्पस का मतलब क्या होता है? हैबियस कार्पस का मतलब होता है आपको टेक्निकल, और यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जो होती है वह कॉमन लॉ की एक प्रमुख रीतों में से। ठीक, अब उसके बाद इसके अर्थ पे आप लोग आइए, इसका अर्थ क्या है, और अर्थ के संदर्भ में मैं आप लोग को बहुत बेहतर तरीके से बता दिया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ। ठीक ना? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है न्यायालय के एक आदेश होता है, जिसके द्वारा निरुद्ध करने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निरुद्ध किए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। यहां पे प्रस्तुत करना तो होता ही है, प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय देखता है कि यहाँ पे जो निरुद्धि की गई है उस निरुद्धि की वैलिडिटी की निर्धारण करता है, डिटर्मिनेशन करता है कि जो निरुद्धि हुई है उसकी वैलिडिटी है क्या, उसका औचित्य है क्या, क्या ऐसी अधिकारिता है क्या यहाँ पे जो निरुद्धि की गई है। और इसी कारण देखिए जो विधि के आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है तो ऐसी स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट दी जाएगी। कारण उसके पीछे यही होता है, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जो होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट में न्यायालय इसी चीज का डिटर्मिनेशन करता है कि जो निरुद्धि हुई है उस निरुद्धि की वैधता क्या है, वैलिडिटी क्या है, उसका औचित्य क्या है और उसकी न्यायालय की अधिकारिता। ठीक ना? और सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जो होता है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जो होती है व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी होती है और प्राधिकारी अथॉरिटी के विरुद्ध। ठीक, तो यह आपका सामान्य सी बातें मैं इस पे चर्चा किया हूं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या होता है। ठीक ना? क्योंकि देखिए इसको मैं थोड़ा सा विस्तृत तरीके से इस कारण आप लोगों को बताया हूं कि देखिए मैं पहले ही आप लोगों से इस पे चर्चा किया, यह क्वेश्चन जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिहार खास करके जो आगामी आप लोग का बिहार जे का एग्जाम परीक्षा जो होने वाला है
उस परीक्षा में क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा इसको इस तरीके से आप लोग सामने प्रस्तुत किया। ठीक, अब चलिए हम इसके अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब देखिए, पहली बात हो गई बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है, ये मुझे उम्मीद है कि पूरी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलते हैं हम इसके ऑब्जेक्ट पे चलते हैं। देखिए यहां पे इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है। जैसा कि मैं पहले ही आप लोगों को बताया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में न्यायालय करता क्या है, जो निरुक्ति होती है उसकी वैधता की जांच करता है या उसकी वैधता का निर्धारण करता है। तो यहां पे हम अगर इस विषय पे थोड़ा सा और अपने दिमाग को कंसंट्रेट करते हैं तो ये बातें स्पष्ट होती हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है, निरुक्त जो होती है वह निरुक्त विधि विरुद्ध निरोध जो होता है, यानी कि विधि विरुद्ध जो आपको निरोध किया जाता है उस निरोध के लिए तत्पर न्यायिक पुनर्विलोकन का उपबंध। बात समझे नहीं सकते, बात समझिए। यह कह रहा है कि यहाँ पे जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीड जो होती है वह बंदी प्रत्यक्षीकरण रीड जो होती है तत्पर यानी कि तुरंत न्यायिक पुनर्विलोकन का उपबंध। अब देखिए तत्पर न्यायिक पुनर्विलोकन का उपबंध का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे न्यायालय क्या करता है, न्यायालय तुरंत इस बात को डिटरमाइन करता है कि क्या यहाँ पे जो निरुक्ति हुई है उस निरुक्ति की वैधता क्या है। और जैसा कि मैं पहले ही बताया हूं पुनर्विलोकन होता क्या है, पुनर्विलोकन जो होता है वो वैलिडिटी की जांच करता है। और यहाँ पे जो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है विधि विरुद्ध निरुद्ध के लिए जो होता है न्यायिक पुनर्विलोकन की यानी कि जुडिशियल रिव्यू की तत्पर उपबंध करता है। बात समझ नहीं सकते भाई, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब बंदी जो है उस बंदी को क्या किया जाए, विरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय समझ चलाया जाना है। तो यहाँ पे बातें क्या स्पष्ट हो रही है, यहाँ पे पहली बात यह स्पष्ट हो रही है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जो होता है उस रीट का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि विरुद्ध निरुद्ध जो होता है, यानी कि विरुद्ध जो निरोध होता है, विरुद्ध निरोध के लिए तत्पर न्यायिक पुनर्विलोकन का। नहीं समझे कि यहाँ पे जो न्यायिक पुनर्विलोकन होता है वो क्या होता है, अरे सॉरी, यहाँ पे जो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट क्या करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण तत्पर यानी कि तुरंत न्यायिक पुनर्विलोकन का उपबंध करता है कि भाई आपको अवैध निरुद्ध क्यों किया। भाई न्यायालय तो आदेश करता है ना कि जिस व्यक्ति को निरुद्ध किया जिसको न्यायालय समझ प्रस्तुत करिए और कारण बताइए क्यों निरुद्ध किया है। क्योंकि न्यायिक को इसमें जो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण पे क्या करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में चीज हमेशा ध्यान रखिए कि न्यायालय जो होता है यहाँ पे वैधता का डिटर्मिनेशन करता है कि जो यहाँ पे निरुद्धि हुई है उस निरुद्धि की वैलिडिटी क्या है, उसका औचित्य क्या है, क्या अधिकारता थी निरुद्धि करने की। तो यहाँ पे बातें क्या, अगर हम इसको थोड़े से दूसरे ढंग से समझने की प्रयास करें तो क्या होता है, यहाँ पे न्यायिक बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है वह क्या करता है, तत्पर न्यायिक पुनर्विलोकन का। बात समझे नहीं सकते कि यानी कि विधि विरुद्ध निरोध जो किया जाता है विधि विरुद्ध निरोध के लिए तत्पर न्यायिक पुनर्विलोकन का, यानी पहला इसका ऑब्जेक्ट जो होता है, अगर हम इसके पहले ऑब्जेक्ट पे चलें यह कहता है कि विधि विरुद्ध निरोध के लिए तत्पर न्यायिक पुनर्विलोकन का। करता है यानी कि यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होती है यह क्या करती है, तत्पर न्यायिक पुनर्विलोकन का उपबंध करती है। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज मत होइए, इसीलिए मैं पहले इस चीज पे चर्चा किया हूं, कह रहा है कि तत्पर न्यायिक पुनर्विलोकन। और अगर हम उसकी परिभाषा पे चलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अर्थ पे समझते हैं, पहुंचते हैं, तो उसका अर्थ भी तो यही है, उसका अर्थ भी तो यही बता रहा है कि यहाँ पे जो निरुद्धि हुई है, जो अवैध तरीके से जो निरुद्ध किया गया है, उस निरोध के संबंध में न्यायालय क्या करता है, न्यायालय वैधता, उसकी वैलिडिटी, उसका औचित्य, उसकी अधिकारिता, तीनों का निर्धारण करता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो रिव्यू ही तो कर रहा है,
लेकिन यहाँ पे जो रिव्यू हो रहा है, जो जुडिशियल रिव्यू हो रहा है, वह एकदम क्या है, तत्काल हो रहा है, तुरंत हो रहा है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन के संदर्भ में कहा जाता है कि यहाँ बंदी प्रत्यक्षीकरण के संदर्भ में यह कहा जाता है कि यह बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो ऑब्जेक्ट होता है, जो उद्देश्य होता है, वह तत्पर न्यायिक पुनर्विलोकन का, क्योंकि भाई तुरंत न्यायालय कहता है कि ऐसा है कि जिस व्यक्ति को विरोध किया गया उसको तुरंत न्यायालय से प्रस्तुत करिए और कारण बताइए। और न्यायालय करता क्या है, उस निरोध की वैधता का निर्धारण करता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुत ही मूल बिंदु इसमें होता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण में न्यायालय जो होता है, निरोध जो होता है, उस निरोध की वैधता जो होती है, उसके औचित्य और उसके अधिकारिता का निर्धारण। इसीलिए इसका सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट भी यही होता है कि विरुद्ध निरोध के लिए तत्पर न्यायिक पुनर्विलोकन का उपबंध करता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, तो ये पहला ऑब्जेक्ट इसका जो होता है, विरुद्ध निरोध के लिए तत्पर न्यायिक पुनर्विलोकन का उपबंध। ठीक, अगले पॉइंट्स पर चलते हैं। देखिए दूसरा इसका, अब देखिए इसका संदर्भ बड़ा महत्वपूर्ण एक लॉर्ड राइट महोदय जो थे, लॉर्ड राइट महोदय ने कहा कि यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण के हम अगर उद्देश्य पे चलते हैं, तो अगर हम गणनातीत तरीके से, गणनातीत मूल्य जो होता है, तो ऐसी स्थिति में गणनातीत मूल्य के आधार पे अगर हम इसके ऑब्जेक्ट को, यानी गणनातीत मतलब कि अगर हम इसकी गणना के आधार पे इसकी गणना किया जा सके, तो गणनातीत के आधार पर निरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता का तुरंत निश्चय करना, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट जो होती है, अगर हम उसको गणनातीत मूल्य के आधार पे इसका हम मूल्यांकन करें, इसका मतलब होता है निरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता का तुरंत निश्चय। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो निरुद्ध व्यक्ति है, उस निरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता का तुरंत निश्चय कर। यह लॉर्ड राइट का स्टेटमेंट है। लॉर्ड राइट महोदय इसके ऑब्जेक्ट के संबंध में, इसके उद्देश्य के संदर्भ में कहते हैं कि यहां पे जो बंदी प्रत्यक्षीकरण का गणनातीत मूल्य निरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता का तुरंत निश्चय कर। बात समझिए, लॉर्ड राइट कितने बेहतर स्टेटमेंट इसके संदर्भ में दिए हैं। यहां पे अगर हम बंदी प्रत्यक्षीकरण का गणनातीत मूल्य देखें, तो निरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता का तुरंत निश्चय करना। यानी कहने का तात्पर्य होता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का उद्देश्य जो क्या होता है, जो निरुद्ध किया गया व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति की स्वतंत्रता का तुरंत निश्चय करना। बात समझ नहीं सकते। और व्यक्ति को अविधिक निरोध से छोड़ना, न कि निरुद्ध करने वाले व्यक्ति को। बात समझिए, यानी अगर हम इस चीज पे ध्यान दें थोड़ा सा, तो कहता क्या है कि अगर हम इसके ऑब्जेक्ट में चलें, देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात जान लीजिए कि यह उपचारात्मक होता है, दंडात्मक नहीं होता है। यानी इसका मूल उद्देश्य जो होता है दंड देना नहीं होता है, बल्कि इसका मूल ऑब्जेक्ट होता है कि जिस व्यक्ति को निरुद्ध किया गया, उस निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ दिया जाए। समझे नहीं समझे? इसीलिए यहाँ पे लॉर्ड राइट महोदय का स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम इसके गणनातीत मूल्य पे पहुंचे, अगर गणनातीत आधार पे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट का मूल्यांकन करें, तो यहां पे होता क्या है, निरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता का तुरंत निश्चय कर, जिस व्यक्ति को अविधिक रूप से विरोध किया गया है, जिस व्यक्ति को अविधिक रूप से विरोध किया गया है, उसको छोड़ना होता है, न कि निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी समझ नहीं सकते। तो हाँ, इसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ? इसका ऑब्जेक्ट तो पहला ऑब्जेक्ट यह हो गया कि यहां पे जो विरुद्ध निरोध किया गया है, विरुद्ध निरोध के लिए तत्पर न्यायिक पुनर्विलोकन कर। ठीक, और लॉर्ड राइट महोदय क्या कहते हैं इसके ऑब्जेक्ट समझने कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का गणनातीत मूल्य जो होता है, निरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता का तुरंत निश्चय कर। यानी निरुद्ध किया गया व्यक्ति जो है, उस निरुद्ध किए गए व्यक्ति की स्वतंत्रता का तुरंत निश्चय कर। ठीक ना, यहां पे व्यक्ति की जो होता है, व्यक्ति को अविधिक विरोध से छोड़ना होता है, जिसका कह सकते हैं कि उद्देश्य क्या है कि अविधिक तरीके से जिस व्यक्ति को निरुद्ध किया गया, उस विरोध किए गए व्यक्ति को छोड़ना होता है, न कि विरोध करने वाले व्यक्ति को दंड देना। यानी कि इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का ऑब्जेक्ट क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का ऑब्जेक्ट विरोध करने वाले व्यक्ति को दंडित नहीं करना होता है, बल्कि इसका ऑब्जेक्ट होता है कि जिस व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है, उस व्यक्ति को तुरंत छोड़ दिया। बात समझ नहीं समझे आप लोग? समझे नहीं इस चीज को कि यहां पे जो ध्यान दीजिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का ऑब्जेक्ट है। देखिए इसमें मैं फोकस बार बार इसलिए आप लोग कर रहा हूं कि देखिए मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग प्रशासनिक वित्त के लिए और संवैधानिक वित्त के लिए।
तो यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बंदी प्रत्यक्षीकरण का मूल उद्देश्य जो होता है, निरुद्ध किए गए व्यक्ति को जिस अविधिक तरीके से जिस व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है उसको छोड़ना होता है, न कि निरोध करने वाले प्राधिकारी को दंडित कर। बात समझ लिख सकते हैं? तो थोड़ा सा इसको आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लॉर्ड राइट का स्टेटमेंट डालिए। लॉर्ड राइट के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण का गणनातीत मूल्य गणनातीत मूल्य निरुद्ध व्यक्ति की निरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता का ये लॉर्ड राइट का स्टेटमेंट है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का गणनातीत अगर मूल्य हम देखें तो निरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता का तुरंत क्या करना होता है, निश्चय करना। यहाँ पे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का ऑब्जेक्ट क्या है, निरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता का तुरंत निश्चय करना। ठीक ना? अब देखिए दूसरा पॉइंट मैं आपसे जो बताया आप लोगों को, इसका दूसरा ऑब्जेक्ट जो मैं चर्चा कर चुका हूं, दूसरा ऑब्जेक्ट इसका क्या है कि व्यक्ति को अविधिक विधिक निरोध से छोड़ना, निरोध करने वाले प्राधिकारी को दंडित करना। अर्थात इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण का ऑब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट जो होता है चारात्मक होता है, न कि देखिए यहाँ पे इसको इस तरह से भी हम थोड़ा सा इसको भी इस तरह भी लिखा जा सकता है कि यह उपचारात्मक होता है, न कि दंडात्मक। बात क्लियर हो गई? तो इसके ऑब्जेक्ट तो हमें उम्मीद है पूरी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए इसका ऑब्जेक्ट पहला ध्यान दीजिए, यह कहता है ऑब्जेक्ट इसका है जो विरुद्ध निरोध होता है, जो इसके तत्पर न्यायिक पुनर्विलोकन का उपपन्न पहला है इसका ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट अगर हम राइट के अनुसार चलें, यह क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट होता है, इसका गणनातीत मूल्य होता है कि निरुद्ध व्यक्ति जो होता है इसके स्वतंत्रता, इस निरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या करना होता है, इसका तुरंत निश्चय करना, या इसका दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक ना? अब इसके अगले ऑब्जेक्ट पे हम चलते हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट होता है कि व्यक्ति को जो अविधिक निरोध से छोड़ना होता है, जो व्यक्ति होता है व्यक्ति को अविधिक निरोध, इस अविधिक निरोध से छोड़ना, न कि निरोध करने वाले प्राधिकारी को क्या करना होता है, दंडित। यानी इसके ऑब्जेक्ट क्या हो गए, पहला इसका ऑब्जेक्ट इस तरह से भी हम कर सकते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट जो होता है निरुद्ध किए गए व्यक्ति को छोड़ना होता है, न कि निरुद्धि करने वाले प्राधिकारी को दंडित। अगर लॉर्ड राइट के हिसाब से चले तो यहां पे क्या है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो होता है, जिस व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है उस निरुद्ध करने वाले व्यक्ति को इस स्वतंत्रता को तुरंत बहाल कर, समझ नहीं सकते, जो उसको स्वतंत्रता प्रदान की गई है उस स्वतंत्रता को क्या करना होता है, निश्चय करना होता है। और अगर हम यहाँ पे अन्य इसके ऑब्जेक्ट चले तो क्या होता है, विरुद्ध निरोध के लिए तत्पर न्यायिक पुनर्विलोकन का या आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण का। हमें उम्मीद है कि पूरी तरह से आप लोगों की चीजें समझ में। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम लोग के सामने प्रश्न आता है दूसरा कि इसके लिए आवेदन कौन कर सकता है। देखिए पहली बात समझ में आ गई कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट।
अब इसका प्रश्न सामने हम लोग आता है कि इसके लिए आवेदन कौन कर सकता है, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो होता है इसके लिए आवेदन कौन कर सकता है। ठीक, ध्यान देने वाली बात है कि यहां पे देखिए आवेदन कौन कर सकता है। आवेदन देखिए वही व्यक्ति कर सकता है जिसको कहा जाता है कि अवैध तरीके से या विद्युत तरीके से जिस व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है वह आवेदन कर सकता है। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जो होती है, उस बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के लिए एप्लीकेशन कौन डाल सकता है, वही व्यक्ति कर सकता है जिसको अवैध तरीके से निरुद्ध किया गया है। या अगर वह व्यक्ति नहीं करता है जिस व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है, और ऐसा व्यक्ति जो होता है वह क्या करते हैं, सक्षम नहीं है, अगर वह व्यक्ति जिसको अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है वो आवेदन नहीं कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में उससे हित रखने वाला व्यक्ति जो होता है वो आवेदन कर सकता है। ठीक, यानी कि जो उस अवैध रूप से निरुद्ध किए गए व्यक्ति जो हित रखता है वह व्यक्ति आवेदन कर सकता है, जैसे कि माता हुए, पिता हुए, पत्नी हुई, ठीक ना। तो इस तरह के लोग जो होते हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जो होता है, उस बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के संदर्भ में यह बात हमेशा ध्यान रखिए कि एकदम जो अजनबी व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है, अगर उससे वह व्यक्ति एकदम अजनबी है तो वह जो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट के लिए आवेदन नहीं कर सकता। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट के लिए आवेदन वही व्यक्ति कर सकता है जिसको अवैध तरीके से निरुद्ध किया गया है। या अगर वह नहीं कर रहा है तो उससे हित रखने वाला कोई व्यक्ति जो है, जैसे कि माता हुए, पिता हुए, भाई हुए, बहन हुए, पत्नी हुई, यानी कि जो उससे संबंधित है, वह उसके लिए क्या कर सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन यहाँ पे बात हमेशा ध्यान देने वाली होती है कि एकदम अजनबी स्ट्रेंजर पर्सन जो होता है, वह स्ट्रेंजर पर्सन जो होता है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट के लिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। ठीक, तो यहाँ पे बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आवेदन तो कौन करेगा। पहला है इसमें आवेदन कर सकता है अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति। अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति जो होता है वह क्या करता है, वही आवेदन कर सकता है। दूसरा है कि यदि वो ऐसा आवेदन नहीं कर सकता है, यानी कि जिसको अवैध रूप से निरुद्ध किया गया, अर्थात कह सकते हैं बंदी का भी कर सकते हैं इसको, यदि बंदी आवेदन नहीं कर सकता हित रखने वाला व्यक्ति आवेदन, जैसे कि मान लिया जाए माता पिता हो गए, पत्नी हो गई, ठीक ना, आदि लोग हैं। लेकिन यहाँ पे बात एक ध्यान रखने वाली है, परंतु यह ध्यान रखिएगा हमेशा कि परंतु बिल्कुल अजनबी व्यक्ति यानी स्ट्रेंजर पर्सन जो होता है, आवेदन नहीं कर सकता। बात क्लियर। यहाँ पे जो आवेदन करेंगे, जो अवैध रूप से जिसको निरुद्ध किया गया, अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्त करेंगे। अगर बंदी आवेदन यानी अवैध रूप से जिसको निरुद्ध किया गया वह आवेदन नहीं कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में कौन करेगा, उससे हित रखने वाला व्यक्ति करेगा, ठीक ना। जैसे कि आपके माता पिता हो गए, पत्नी हो गई, आदि हो गई। परंतु ये बात हमेशा ध्यान रखने वाली होती है कि यहाँ जो बिल्कुल जो अजनबी पर्सन जो होता है, स्ट्रेंजर पर्सन होता है, वह स्ट्रेंजर पर्सन जो होता है वो आपका आवेदन, ठीक। तो ये बात यहाँ पे स्पष्ट हो गई कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जो होता है उसके लिए आवेदन। अब देखिए दूसरा प्रश्न होता है कि यह आवेदन किसके विरुद्ध
दिया जाता है। यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जो जारी की जाती है किसके विरुद्ध जारी की जाती है, यानी कि ये रीट जो होती है किसके विरुद्ध जारी की जाती है। किसके विरुद्ध जारी की पहली बात ध्यान दीजिएगा कि मैं पहले इस पे चर्चा किया हूं कि यह रीट जो होता है यह व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है, प्राधिकारी के, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जो होती है किसी ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है जो क्या करता है, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से विरुद्ध करता है। बात समझे नहीं समझे कि यहाँ पे जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट किसके विरुद्ध जारी होगी, या तो व्यक्ति के विरुद्ध जारी हो सकती है या प्राधिकारी के विरुद्ध भी जारी हो सकती है, यानी दोनों के, या तो पर्सन हो या कोई अथॉरिटी हो, दोनों के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है जो क्या करता है, किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से निरुद्ध करता है। यानी कि अगर देखा जाए तो यहां पे यह रीट जो होता है किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध किया। कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट किसके विरुद्ध जारी होगी, किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी हो जाएगी या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी हो गई जिसने किसी व्यक्ति को क्या किया है, अवैध रूप से निरुद्ध किया है। क्या किया है, रूप से निरुद्ध किया है। ठीक, अब देखिए थोड़ा अब चलते हैं अगले पॉइंट्स पे। अब इसके संदर्भ में देखिए प्रक्रिया होती क्या है, इस प्रक्रिया को थोड़ा सा ब्रीफ में आपको जान लीजिए। इसके संदर्भ प्रक्रिया क्या होती है, जो आवेदन दिया जाता है उसके संदर्भ प्रक्रिया क्या होती है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पे जो है जो एप्लीकेशन दिया जाता है, इस एप्लीकेशन के साथ साथ जो आपका आवेदन के साथ आपका शपथ पत्र भी लगता है। जो आवेदन किया जाता है वो आवेदन के साथ शपथ पत्र लगता है, जिसमें तथ्य और परिस्थितियों का वर्णन होता है। जिसमें क्या होता है, आपके तथ्य एवं परिस्थितियों का वर्णन होता है। जो तथ्य हैं, परिस्थितियां हैं, उनका वर्णन किया जाता है। ये अब देखिए जब यहाँ पे जब एप्लीकेशन देते हैं आपके हैबियस कॉर्पस के लिए, तो ऐसे ही साथ जो एप्लीकेशन होता है उस एप्लीकेशन के साथ आपका एक एफिडेविट लगता है। उस एफिडेविट में तथ्य और परिस्थितियों का वर्णन किया जाता है। और ऐसी स्थिति में अगर न्यायालय को समाधान हो जाता है, जब यहाँ पे न्यायालय को समाधान हो जाता है, जब न्यायालय को समाधान हो जाता है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का प्रथम दृष्टया मामला, यानी कि न्यायालय को अगर समाधान हो जाता है कि प्रार्थना पत्र जो होता है, जो एप्लीकेशन दिया गया है, तो स्वीकार करने का
प्रथम दृष्टया मामला है। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, ऐसी स्थिति में न्यायालय फिर क्या करता है, यहां पे न्यायालय फिर हैबियस कॉर्पस जारी कर देता है। यह आपका ठीक। तो यह जिससे मैं चर्चा किया हूं, अभी तक जो चर्चा मेरी हुई है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण पे चर्चा हुई कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या होता है, ठीक ना, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जो होता है किसके द्वारा जारी किया जाता है, और बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जो होती है किसके विरुद्ध जारी की जाती है, ठीक, और इसके संदर्भ में प्रक्रिया, ठीक। तो ये आपके सामान्य सी बातें रही बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट के संदर्भ में। और ये मुख्य परीक्षा के लिए पेपर में पहले प्रश्न जो है मैं पहले ही बता रहा हूं आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चीज को थोड़ा सा ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। अब आगे इसके कुछ पोर्शंस जो बचे हुए, चूंकि एक क्वेश्चन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पे डिस्कस कर रहा हूं। अब इसमें 2-3 पॉइंट्स और बचे हुए हैं जिसको अगले लेक्चर में मैं कवर करूंगा, ठीक ना। अगला क्लासेस मेरा भारतीय संविधान अधिनियम से है, ठीक ना। धन्यवाद।